Dear friends, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज सोसाइटी में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट्स में तो वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड इट कि जो फैमिलीज़ हैं उन लोगों में कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं। ये मेंटेनेंस के जो नियम बनाए गए थे भारतीय कानून में, ये बनाए गए थे लड़कियों को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए कि वे उनको उनका हक मिल सके। बट इट इज़ आल्सो ट्रू इन द अदर साइड कि अब इन जो प्रावधान दिए गए हैं कानून में, इन सभी का मिसयूज़ भी बहुत होने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि भाई मेंटेनेंस टू वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए इंडिया में क्या क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय कानूनों में, चाहे वो सीआरपीसी में हो, चाहे वो हिंदू लॉ में हो, चाहे मुस्लिम लॉ में हो, तो सभी में सभी के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। और सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि जो क्या हस्बैंड क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, ये भी आज हम जानेंगे। अगर कर सकता है तो किन कंडीशंस में कर सकता है। वाइफ कब आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई वाइफ आपसे मेंटेनेंस कब नहीं ले पाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपके साथ किसी के साथ भी कोई इस तरह की समस्या, ऐसा कोई सूट चल रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमारी मेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी में एक प्रोविज़न दे रखा है जो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, धारा 125 से 128 तक। जो सीआरपीसी में प्रोविज़न है ये आपका चैप्टर 9 पढ़ता है सीआरपीसी का, जो कि बात करता है अबाउट दी मेंटेनेंस की। सीआरपीसी का ये प्रोविज़न, पहली बात तो ये है कि सिर्फ वाइफ तक सीमित नहीं है, वाइफ के साथ साथ ये कवर करता है चाइल्ड को भी, और ये कवर करता है पेरेंट्स को भी। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, क्योंकि देखिए आज की एज में चाइल्ड तो चलो फिर भी ठीक है, बट पेरेंट्स को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ज़रूरत कभी सीआरपीसी में फील हुई थी वुमेन के लिए, 1980 में शुरुआत हुई कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठने लगी, और 1983 में वहीं पे 498 एक सेक्शन डाला गया इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी के अंदर, जहां महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ये डाला गया, यानी कि जो क्रुएलिटी की जाती है बाय हस्बैंड और द रिलेटिव्स, उसके लिए। तब अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि मोर देन 70% केसेस जो हैं वो फॉल्स होते हैं, वैक्सियस होते हैं, जो सिर्फ ससुराल वालों को परेशान करने के लिए किया जाता है। जबकि 30% ऐसी ज़रूरत भी है कि एक सोशल इविल है हमारी सोसाइटी में। हम बराबरी की बात तो करते हैं, लेकिन बराबरी जेंट्स और लेडीज़ दोनों को मिलनी चाहिए ना भाई। ऐसा अलग अलग क्यों हो कि लेडीज़ के लिए अलग कानून और जेंट्स के लिए अलग। चलिए, ये इस पर हम किस दिन फिर चर्चा करेंगे। हम अपने मेंटेनेंस पे आ जाते हैं अभी। प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अंडर द डिफरेंट लॉ, अलग अलग लॉज हैं इसके लिए। कौन कौन से लॉ, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो हिंदू है उनके लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदू वाले में देखिए एक हिंदू मैरिज एक्ट हो जाएगा 1955 का, और जो दूसरा एक्ट हो जाएगा वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो जाएगा 1956 का। इन दोनों में क्लेम कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम एक्ट पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं मुस्लिम्स, इसके लिए 1986 में एक दूसरा एक्ट भी आया था शाबानो केस के बाद, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसके बाद क्रिश्चियन पर्सनल लॉ इंडियन डाइवोर्स एक्ट से गवर्न होते हैं ये, पारसी पर्सनल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पेशल मैरिज एक्ट हो जाता है एक तो आजकल, जहाँ पे भाई आजकल अंतरजातीय विवाह, भाई दूसरे धर्म में शादियाँ,
ये लव मैरिज का जब से फैशन आया तब से ये चीज़ बढ़ गई है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्पेशल मैरिज एक्ट की। और आपके सीआरपीसी में दिया गया 125 से 128 चैप्टर 9। तो आज के वीडियो हम इन सब पे चर्चा करेंगे, आखिर तक जुड़े रहें और देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं इसमें। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने हिंदू लॉ पे। देखिए, हिंदू पर्सनल लॉ में हु इज़ हिंदू बाय द बर्थ और बाय कन्वर्जन, जो हिंदू है वो क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। अब इसमें दो कानून आते हैं, एक आपका आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है, इसके एक धारा 24 है, सेक्शन 24 है इसका, जो प्रोविज़न देता है किस चीज़ का, इंटरिम मेंटेनेंस का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करते चलें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कोई आप लॉ संबंधी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और अगर आप कोई मतलब स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपके लिए ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं। उसके बाद इसकी धारा 25 का प्रावधान है, सेक्शन 25, जो परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। तो दो धाराएं हिंदू लॉ में जो बात करेंगी मेंटेनेंस के बारे में। अब हिंदू मैरिज एक्ट में एक चीज़ आपको अच्छी बता दूं, यहाँ पे एक बड़ी ब्यूटी है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से। यू कैन से दैट इट इज़ नॉट अ जेंडर बायस्ड, ये जेंडर बायस्ड लॉ नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। होता क्या है कि जब कोई हस्बैंड अगर क्लेम करता है क्या, मेंटेनेंस फ्रॉम दी वो वाइफ, क्लेम करने वाला हस्बैंड है जिस पे क्लेम किया वाइफ है, तो जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो जाते हैं। पैरामीटर इन द सेंस कि महिलाओं को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर से देखा जाता रहा हमेशा से, भाई नारी है भी पूजनीय, देखा भी जाना चाहिए। लेकिन अगर पति जो है यहाँ पे हस्बैंड क्लेम करता है मेंटेनेंस का, तो ये कब होगा, तो आपका माइंड में कई बार सवाल आता है कि हस्बैंड कब क्लेम कर सकता है। अगर ही इज नॉट एबल टू अर्न, ही इज नॉट एबल टू अर्न, अगर वो अर्न नहीं कर पा रहा है। मेरे जितने मित्र हैं यहाँ पे सबके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लें कि वो जब अर्न नहीं कर सकता, लेकिन पूरी बात सुने, कब अर्न नहीं कर सकता, ओनली व्हेन ही इज अनेबल टू अर्न इंडिपेंडेंट इनकम ड्यू टू, अभी यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, ड्यू टू सम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। अगर भाई पति को कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो तब आपका क्लेम कर सकता है उस कंडीशन में। लेकिन वाइफ के दौरान अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर दें तो सिर्फ इतना देखा जाता है, जो पैरामीटर रहेगा कि अगर वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ देन शी इज ऑथराइज्ड फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, वाइफ को खाली इतना प्रूव करना होता है कि शी हैज़ नो सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन हर सेल्फ एंड दैट इज मोर देन एनफ फॉर हर। तो आपने देख लिया, हिंदू पर्सनल लॉ में हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, इट इज नॉट जेंडर बायस्ड। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे डाइवोर्स्ड वाइफ भी इंक्लूड होती है, डाइवोर्स्ड वाइफ। देखिए मेंटेनेंस भी हमारा पहला वीडियो है, आपको यहाँ पे हम सिर्फ प्रोविजंस के बारे में बता रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है, किसी मित्रगण या जानने वाले के जीवन में चल रहा है, तो सबसे पहले देखिए लॉ को जानना जरूरी है। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे सभी केस लॉज के ऊपर, कि केस लॉ क्या क्या चल रहे हैं। ये स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो ज़्यादा है ताकि इसमें बताया जा सके क्या क्या प्रोविज़न है। अब आते हैं हम हिंदू के दूसरे उस पर। सेकेंड जो लॉ होता है जिससे गवर्न होते हैं हम लोग, वो है हिंदू अडॉप्शन
एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। अब इसका जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 जो है इस एक्ट का, इन सभी एक्ट के पीडीएफ के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ये चैप्टर 3 डील करता है मेंटेनेंस के पार्ट से। इस एक्ट के अंडर क्या है, देखिए अब आप कहेंगे कि हम किस एक्ट में जाएं, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी एक्ट में जा सकते हैं। इट इंक्लूड ओनली वाइफ कैन क्लेम। हस्बैंड यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, जैसा कि हमने हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में देखा था। दूसरी बात क्या है, इट आल्सो नॉट इंक्लूड डाइवोर्स्ड वाइफ, वो जिसने डाइवोर्स ले लिया उसके लिए भी यहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है सेक्शन 18 धारा 18 बात करती है इसकी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 18 बात करता है मेंटेनेंस टू वाइफ के लिए, मेंटेनेंस टू वाइफ। और इसमें देखिए जो 18 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ धारा को आपको। सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे वो वाइफ हिंदू वाइफ होनी चाहिए, हिंदू रिचुअल से उनकी शादी हुई हो, हिंदू वाइफ हो, हिंदू वैलिड मैरिज होनी चाहिए। और वो कब मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आपसे कब मेंटेनेंस ले सकते, कौन से ग्राउंड होंगे, ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस, सुनिएगा आप ध्यान से, ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस कब क्लेम कर सकती है वो। सबसे पहला जो यहाँ पे है, अगर हस्बैंड उसे जानबूझकर अपने घर से निकाल दे, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, अगर हस्बैंड उसे जानबूझकर निकाल दे तब वो क्लेम कर सकती है। दूसरा पॉइंट हमने 498A की बात की थी, अगर हस्बैंड उसे ट्रीट करता है क्रूएलिटी के साथ और उसे लगता है कि वो अगर अपने हस्बैंड के साथ रहेगी तो उसकी लाइफ रिस्क में है, उस कंडीशन में। तीसरा ग्राउंड हो जाता है, अगर यहाँ पे हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसे कोढ़ लग जाना या कुष्ठ रोग कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी। अगर वो हस्बैंड जो है भाई चौथे उसमें किसी और महिला के साथ रहता है, उसकी कोई दूसरी पत्नी भी है, या बिना पत्नी के अपने घर में किसी को रखता है, पांचवा ग्राउंड। या फिर उसने हिंदू होना सीज कर दिया है, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी दूसरे रिलीजन में। या फिर उसके पास कोई ऐसा सफिशिएंट रीजन हो कि वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केसेस के एक्ट के तहत हुआ तो आप इन सातों पॉइंट्स को अगर आप डिसप्रूव कर देते हो, कॉन्ट्रैरी प्रूव कर देते हो कि यानी कि शी शुड नॉट हैव एनी जस्टिफाइड रीजन नॉट बीइंग विद यू, भाई अगर अपनी मर्जी से चलेगी तो उस टाइम मेंटेनेंस के लिए वो ऑथराइज नहीं है। और अगर महिलाएं हैं, अगर उनको भी हस्बैंड सातों में से कोई भी ऐसा कार्य करता है जो 7 ग्राउंड यहाँ दिए गए हैं, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या जो वाइफ है किसी की, वाइफ के साथ क्या होता है कि भी जो हस्बैंड है वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि नाउ शी बिकम्स विडो। अब ये विडो बन गई तो बेचारी ये किसके ऊपर क्लेम करेंगी, तो जो इनके फादर इन लॉ हैं, ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, ये फादर इन लॉ से क्या आप क्लेम कर सकते हैं अपने ससुराल वालों पे, तो इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 19 धारा 19 आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से आपको ये प्रोविजन देता है कि जो विडो डॉटर इन लॉ है वो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। दूसरा क्या है कि देखिए मेंटेनेंस की बात करता है, यहाँ में पूरे परिवार को माना गया है कि भाई पेरेंट्स अगर हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन हैं, ये भी मेंटेनेंस यहाँ से ले सकते हैं। आप देखेंगे तो सीआरपीसी के जो प्रोविज़न है वो लगभग आपके हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट से ही लिए गए हैं। और ये सारे प्रोविज़न हमारे कस्टमरी लॉ से आए हैं, जो हमारे कस्टम्स थे। और आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स और चाइल्ड सिर्फ हस्बैंड या उस वाइफ जो है, मतलब भाई जेंट्स या लेडी, उनसे कर सकते हैं।
यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस देंगे उनको, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड्स होते हैं, माइनर, वो भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। और अगर अनमैरिड डॉटर, ये सिर्फ माइनर रहेंगे चाइल्ड, लेकिन एक एक्सेप्शन नोट कर लीजिए यहाँ पे, वैसे तो ये माइनर होंगे, लेकिन अगर डॉटर है, इन केस ऑफ डॉटर, अनमैरिड डॉटर, कौन, अनमैरिड डॉटर, और अगर अनमैरिड डॉटर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो अपने पिता के ऊपर भी मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। अब देखिए अंडर सेक्शन 18 हमने पढ़ा था कि सिर्फ हस्बैंड है जो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। वो मेंटेनेंस कब तक देगा, तो सेक्शन 18 में जो मेंटेनेंस है वो लाइफ टाइम होता है, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, चाहे वाइफ उससे अलग ही क्यों ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से इसमें केस लॉ भी छोटी सी बात कर लेते हैं हम, कि मान लीजिए अगर किसी की दूसरी पत्नी है तो वो क्या करेगी, वो उसको मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर दूसरी पत्नी के पास ये ग्राउंड है, वैसे तो सेकंड मैरिज हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकंड मैरिज आपकी बाइगैमी भी ऑफेंस है, आपके आईपीसी में भी 494 सेक्शन में, आईपीसी 494 में। लेकिन अगर इस दूसरी महिला को, जो दूसरी पत्नी है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसको नॉलेज नहीं थी कि पहले से इनकी कोई पत्नी है, कि ये शादीशुदा है, धोखे से हुआ है, तो उसका तो कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है, तो उस केस में वो भी यहाँ पे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। ये टोटल आपका हिंदू लॉ में था। अभी हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हस्बैंड है वो क्या होते हैं, देखिए वहाँ पे एक मेहर का सिस्टम चलता है, मेहर या डॉवर बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई हस्बैंड जो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है, तो वो खाली एक उसमें इद्दत पीरियड फॉलो होता है। क्या होता है, इद्दत पीरियड मुस्लिम्स में। इस इद्दत पीरियड में ही खाली वो देता है मेंटेनेंस उसको। हालांकि जैसे अभी इसके ऊपर बहुत सारे केसेस चले हैं, क्योंकि ये इद्दत पीरियड होता क्या है, इद्दत पीरियड जो है, अगर वाइफ डाइवोर्स्ड है तो उसका 3 महीने तक चलता है, और अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, देखिए इद्दत पीरियड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर डाइवोर्स के केस में जब डाइवोर्स हो जाता है तो 3 मंथ्स रहता है, और अगर डाइवोर्स ना हो, वो विडो हो जाती है, भाई उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस केस में ये 4 लूनार मंथ्स बोलते हैं। लूनार मंथ होते हैं जितना चंद्रमा एक समय लेता है ना, प्लस 10 डेज, ये पीरियड होता है विडो के केस में। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि ये सिर्फ इद्दत पीरियड में ही देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। लेकिन एक मेहर या डावर लिया जाता है, वो डिसाइड हो जाता है शादी के समय पर ही, तो जब भी डाइवोर्स होगा उस समय उसको वो डावर अमाउंट दे दिया जाएगा, वो उसकी बची हुई जीवन के लिए सफिशिएंट रहता है। प्रेग्नेंट है वाइफ इन केसेस में, तो जब तक प्रेगनेंसी, बच्चे का जन्म नहीं होता, तब तक वो इद्दत पीरियड में रहेगी। और ड्यूरिंग इद्दत पीरियड दे कैन नॉट री मैरी, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड दे कैन नॉट री मैरी। अब मेहर और डावर की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसमें हनफिला, मलकिला, सफिला, सिरियाला, ये कई तरह से होते हैं, तो इसमें अलग अलग है। ये जो प्रॉफेट मोहम्मद ने की बेटी थी फातिमा, अली की वाइफ थी वो, तो उनके लिए इन्होंने डिसाइड किया था, तो वहाँ से मेहर और डावर का सिस्टम चला। लेकिन 1986 में एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसका आप सबने सुना होगा, शाहबानो केस। ये केस आया कि भाई डाइवोर्स के बाद लेडीज़ को, डाइवोर्स के बाद ही मुस्लिम वुमेन को मिलना चाहिए, तो इसी के तहत आ गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। लेकिन इस एक्ट में कानून के विद्यार्थी इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, सेक्शन 5 है, एक धारा 5 है जो ये देती है
कि ये चाहे तो यहाँ पे मुस्लिम, अब वो किस लॉ से गवर्न होंगे ये ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से होंगे, चाहे तो सीआरपीसी से होंगे। ये यहाँ पे इनको प्रोविज़न दे दिया गया है। क्रिश्चियन में आ जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम सबका। जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियन जो है यहाँ पे इंडियन डाइवोर्स एक्ट से गवर्न होते हैं। किससे होते हैं? इंडियन डाइवोर्स एक्ट से। सेक्शन 38 ऑफ दिस डाइवोर्स एक्ट जो है 1869 में बन गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। ये मेंटेनेंस की बात करता है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम पारसी पर्सनल लॉ पे। तो पारसी का भी एक एक्ट है जिससे कि जो पारसी हैं गोवा वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 से गवर्न होते हैं। और इसकी जो धारा है वो सेक्शन 40 है, वो बात करता है आपका मेंटेनेंस के बारे में। ये भी जेंडर बायस नहीं है, ये डिट्टो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 वाली बात करता है। मैक्सिमम एक्ट को आप देखेंगे तो हिंदू के जो पुराने कस्टमरी लॉज थे उन्हीं से सारे एक्ट निकले हैं, मगर आप मैक्सिमम के वो देखेंगे तो। अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट के ऊपर, स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट कब होता है? जब इंटरफेथ मैरिज जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरफेथ मैरिजेस। जो इंटरफेथ मैरिज होती हैं, यानी कि हिंदू ने मुस्लिम से कर ली, मुस्लिम ने हिंदू से कर ली, क्रिश्चियन से कर ली, पारसी से कर ली, इस तरह से जो इंटर रिलीजन्स मैरिज होती हैं उनके लिए माना जाता है। और इसकी धारा 37 सेक्शन 37 जो है ये मेंटेनेंस की बात करता है, परमानेंट मेंटेनेंस। ठीक है, 37 कहता है कि कोर्ट यहाँ पे वाइफ को मेंटेनेंस दिला सकता है। यानी कोई अगर किसी से लव मैरिज कर लेता है और जबकि वो मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट या एज पर देयर पर्सनल लॉ वैलिड नहीं है, तो वो कहाँ गवर्न होगी? स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो यहाँ पर वो वाइफ भी अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। वो कहाँ पे करेंगी? स्पेशल मैरिज एक्ट में। और मान लो भी बाद में कोई सर्कमस्टांस चेंज हो जाती है, वो रीमैरिज कर लेती हैं, तो रीमैरिज होते ही ये जो क्या है खत्म हो जाता है। ये तो थे हमारे सब नॉर्मल लॉज। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल केसेस को देख, जबकि ये क्रिमिनल है। देखिए सीआरपीसी क्या है? इट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में इसी में फाइल होते हैं। इसका चैप्टर 9 जो है वो बात करता है सेक्शन 125 से सेक्शन 128। सेक्शन 125 बताता है कि कब ले सकती हैं अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी की धर्मपत्नी जॉब करती हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया अगर यू आर मच क्वालिफाइड टू अर्न इट मीन यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, तो उस केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कई सारे केसेज हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे विद केस लॉज। कब आपकी पत्नी आपसे नहीं ले सकती, ऐसे कौन से ग्राउंड दिए गए हैं जब आपसे मेंटेनेंस की डिमांड नहीं की जा सकती है, और मेंटेनेंस होता है तो किस तरह से होता है। अगर इंटरिम मेंटेनेंस कर दिया है तो उसे अल्टर कैसे कराना है, ये भी हो सकता है ना किसी ने कर दिया हो, इन्फोर्समेंट कैसे होगा। लेकिन यहाँ तभी है जब वो पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी मेंटेनेंस का, सब डिफरेंट लॉ में क्या है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें जहाँ हम सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस के विद केस लॉ बात करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें। आपके कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।